स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए एस्टेट का तीसरा नंबर का प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो में और देखते रहिएगा। अगर आपके क्वेश्चन इस प्रैक्टिस में अगर आपका 40 नंबर आ रहा है तो आपकी अच्छी तैयारी है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है इसमें 50 नंबर जो है कॉमन सब्जेक्ट है, सभी के लिए बराबर है, सभी को पूछा जाएगा। उसके बाद आपका 100 नंबर का जो पूछा जाएगा वो बता चुके हैं, वो आपका सब्जेक्ट से होगा। उसमें आप कितना लाते हैं, अगर उसमें 50 नंबर भी ला लेते हैं और इसमें 40 नंबर तो 90 नंबर आपका रिजल्ट कन्फर्म है। तो चलिए देर ना करते हुए इसको हम लगाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि हमारा स्कोर इसमें कितना आ रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका, संवेदनात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। तो देखिए, तीव्र परिवर्तन की बात करें तो किशोरावस्था में सबसे अधिक तीव्र परिवर्तन होता है संवेदनात्मक विकास का। अब इसमें विकास संबंधी जो बातें कहा गया है, शैशवावस्था, इसकी काल जान लीजिए। शैशवावस्था का जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका 0 से लेकर 5 वर्ष। बाल्यावस्था का जो अवस्था होता है वह 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होता है, और युवावस्था 12 वर्ष से लेकर, किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होता है। और इसमें अगर युवावस्था की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष की अवस्था तक होता है। वही हम इसमें अगर एक और जोड़ दें, प्रौढ़ अवस्था भी है, इससे कहा जाता है युवावस्था को। अर्थात वृद्धावस्था की बात करें तो 60 वर्ष से जिसकी आयु अधिक है वो वृद्धावस्था की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन में। और संवेदनात्मक विकास का जनक कहा जाता है जीन पियाजे को। जीन पियाजे ने कहा था कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे ही उसका विकास होता जाता है, इसीलिए संवेदनात्मक विकास के जनक कहा जाता है जीन पियाजे को। नेक्स्ट, जीन पियाजे है जो था स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूलन होता है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिक्षक के अंदर अगर मनोविज्ञान का गुण है तो वह बच्चे को अच्छे तरह से अपने अनुकूल में शिक्षक में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई थी। तो ये स्थापना किया गया था 1916 ईस्वी में, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय के क्षेत्र के अंतर्गत किन संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो 4 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षार्थी एवं शिक्षक संबंधी अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्राणियों में खेल का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो खेल का लक्ष्य जो होता है व्यायाम की आवश्यकता से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हड्डियों का विकास किस उम्र तक होता है। तो इस 16 वर्ष की उम्र तक हड्डियों का विकास होता है, उसके बाद विकास इसका रुक जाता है। अगर 16 वर्ष के बाद की बात करें, अगर हड्डियाँ टूट जाती है तो थोड़ा मुश्किल से जुटता है। वही अगर 30 वर्ष 35 वर्ष की भी बात करें, अगर हड्डियाँ टूट जाती है तो और नामुमकिन हो जाता है। और वृद्धावस्था में तो और खैर उसका कोई कहना ही नहीं है, उसमें जुटने की संभावना 0 के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि तक घटित होता है। तो देखिए, जीन पियाजे जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताया था, 4 अवस्था उन्होंने दिया था। उसमें मूर्त के बारे में बताया था कि बच्चों की आयु 7 वर्ष से 11 वर्ष तक अगर होती है तो उसकी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसी में बच्चे जो है सीख जाता है बोलने के लिए, हिंदी वगैरह बोलने के लिए सीख जाता है, भाषा का ज्ञान हो जाता है बच्चों में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसी के साथ साथ अगर पहले अवस्था की बात करें जिसे संवेगी गामक अवस्था भी कहता है, इसका जो होता है जन्म से लेकर था 0 से 2 वर्ष के आयु के बीच बच्चे की आयु रहता है, तो उसको संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चों की संक्रियात्मक मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है, शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। उसी प्रकार से 2 से हम 7 वर्ष की ओर जाते हैं। 2 से 7 पूर्व संवेदनात्मक अवस्था कहा जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी इसे कहा जाता है, 0 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था को। वही तीसरा नंबर हम जाते हैं 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष की आयु तक, तो अभी जाने हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। और 11 वर्ष से अधिक उम्र की अगर बच्चे हो जाता है उसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था माना जाता है, अर्थात औपचारिक अवस्था माना जाता है। इसमें अपने सोचने समझने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति खुद ब खुद बच्चों में विकसित होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर कहता है बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र क्या है। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है जो ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र की बात करें तो बुद्धि लब्धि सूत्र को दिया गया था अस्टर्न ने दिया था, इसका याद रखिएगा अस्टर्न, लेकिन इसमें संशोधन किया था। ये जो 100 से गुना किए हैं वो 100 वर्ड नहीं था, इसको संशोधन करके इसमें 100 से गुना करने का कार्य टॉरमैन के द्वारा किया गया था। अगर हम बुद्धि लब्धि की बात करें तो बुद्धि लब्धि जो है 140 से अगर अधिक हो जाता है तो उसे प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जाता है, बच्चा कहा जाता है। वही अगर 90 से 110 के बीच होता है तो उसे समान औसत बुद्धि वाला बच्चा कहा जाता है। अगर 70 से लेकर 90 के बीच होता है आईक्यू लेवल बच्चे का तो उसे मंद बुद्धि कहा जाता है। और वही 50 से लेकर 70 के बीच अगर होता है, 70 के बीच 50 से 70 के बीच अगर आईक्यू लेवल होता है तो उसे मूर्ख बच्चा माना जाता है। और एक और होता है 0 से, जिसका आईक्यू लेवल 0 से 25 होता है, वो तो और जड़ बुद्धि वाला बच्चा होता है, मतलब मूर्ख से भी ज़्यादा नीचे स्तर का बच्चा होता है। तो ये सभी आपको पूछा जाता है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ क्या है? इसका मुख्य लाभ यही है, अगर शिक्षक सभी बच्चे का नाम जानते हैं क्लास में तो इसका मतलब है छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा और वो अच्छी तरह से समझ सकेगा, है ना। शर्म और लाभ बच्चे नहीं करेंगे, संबंधता बढ़ेगी और सीखने का अच्छा प्रयास होगा। 9 नंबर के बाद हम 10 नंबर में लेके चलते हैं आपको। 10 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन में बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए देखिए 10वां नंबर कह रहा है, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह से व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? तो नहीं होगी, छात्रों को पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी अगर आप शिक्षा में व्यस्त रखेंगे। तो ये वाला ऑप्शन से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक अभिभावक संघ का महत्व इसलिए है क्योंकि करके दिया है, तो 11 का सी हो जाएगा। छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक और अभिभावक मिलकर विचार करते हैं तथा उसका रास्ता निकालते हैं, ये सटीक आंसर है। नेक्स्ट है 12वां नंबर क्वेश्चन में 12वां नंबर का रहा है, अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है। अगर आप अध्यापक हैं, अगर बच्चे के पेरेंट्स को आप बुलाते हैं मीटिंग पर तो इससे क्या लाभ हो सकता है? तो इसकी लाभ होने की संभावना है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की उपलब्धियों व लक्ष्यों के बारे में अध्यापक और अभिभावक यानी पेरेंट्स दोनों मिलकर सहमत होंगे और उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। 13 नंबर में चलते हैं। 13 नंबर कहता है, कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों का उत्तर देते हैं इस विधि से तो ये हो जाएगा, अध्यापक को पता लगता है कि छात्र पाठ को कितना समझा है, ये सही है। छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होगा तथा वह बढ़ता रहेगा, ये भी सही है। छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता रहेगा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, विद्यालय के शिक्षकों की कार्य क्षमता विकसित करने के लिए प्रधानाध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ये करना चाहिए मानवीय संबंध स्थापित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि यानी जो परीक्षा ली जाती है उससे हम क्या पता लगाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्यार्थी का शैक्षणिक विकास सही दिशा में हो रहा है कि नहीं, इससे हमको पता लग जाता है, इसीलिए परीक्षा ली जाती है। नेक्स्ट 16 नंबर में कह रहा है, अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो क्या करते हैं, छात्रों की समस्याओं को हल करने में रुचि रखते हैं। अगर कोई बच्चे को परेशानी है और उसका टीचर है जो समस्या का समाधान कर देता है तो बच्चे उन्हीं से पढ़ने के लिए अधिक बल देते हैं। 17 नंबर में क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 17 नंबर में बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि शिक्षक को विषय ज्ञान निम्नलिखित में से किस विधि से अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपने विषय से संबंधित सहित पढ़ने से। जो विषय पढ़ाते हैं उसी विषय को अगर वो और अधिक से टीचर भी पढ़ते आते हैं तो उसे अच्छी तरह से उसको समझाएंगे, उसे अच्छी तरह से बताएंगे। तो ये विषय आपका सही आंसर सटीक डी हो जाएगा। 18 नंबर में देख लीजिए, यदि कोई बालक
एक ही कक्षा में कई वर्ष तक असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी है, उसकी अध्ययन में अरुचि तथा पाठ विषय एवं बालक के मानसिक स्तर में पर्याप्त अंतर है। इससे यही जानकारी मिलेगी हमको कि बच्चे जो है रुचि नहीं ले रहे हैं पढ़ने में, पाठ विषय उसको समझ में नहीं आ रहा है, मानसिक तौर पर कुछ अंतर है उनके। तो ये सटीक आंसर हो जाएगा। 18 के बाद 19 नंबर में चलते हैं। अध्यापक पाठ योजना में समान उद्देश्य के लिए लिखता है ताकि वह अपनी विषय वस्तु के क्षेत्र से ना भटके। इसलिए पाठ योजना के उद्देश्य इसलिए होता है ताकि वो अपने विषय वस्तु से भटके ना। नेक्स्ट, लर्निंग प्रोसेस क्या है? सीखना से तात्पर्य क्या है? तो सीखने का तात्पर्य है कि जब वह सीखेगा विद्यालय में तो उसकी अस्थायी परिवर्तन होगा, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नाम मशहूर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया था स्किनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार परिमार्जन में निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादक सीखने के सिद्धांत का अधिकतम प्रयोग किया गया था? तो सीखने का सिद्धांत दिया था यही स्किनर ने। ये बोले थे कि बच्चे को करके सीखने में आसानी होती है और जल्दी सीख जाता है। ये स्किनर महोदय का उदाहरण है, ये जो फिलोसोफर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हावर्ड गार्डनर के द्वारा किया गया था? तो हावर्ड गार्डनर ने कहा था, इंग्लैंड के रहने वाले थे, इन्होंने कहा था कि भाषाई बुद्धि के द्वारा इसका विकास होता है। ऑप्शन नंबर, हावर्ड गार्डनर ने भाषाई बुद्धि का विकास का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, कार्यक्रमित सीखना यानी कार्य करके सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षार्थी को तत्कालिक पुनर्निवेशन नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में, बने रहेंगे हमारे साथ। 25 नंबर में देख लीजिए। 25 नंबर आपका कह रहा है कि उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। तो 25 का आंसर देख लीजिए, विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, यह भी सही है आपका। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, तो ये भी आपका सही है। और विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, ये भी आपका सही है। मानक निर्देश देकर निष्पादन हेतु समान मानदंड निर्धारित करते, मानदंड नहीं करना है आपका। तो 1, 2, 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षणिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीपी से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं इसमें और पूछे जाते हैं, तो आप लोग को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए एनसीपी क्या है। तो देख लीजिए, हम एनसीपी के बारे में आपको बता देते हैं। चलिए देखिए, इसमें फुल डिटेल करेंगे। कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसको शॉर्ट में एनसीपी कहते हैं। एनसीपी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क होता है। एनसीपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो 2020 में लाया गया था। और अधिगम में कौन से तरीके पर बल दिया गया? तो ये बल दिया गया था आपका 27 का डी हो जाएगा इसमें। देखिए, 1, 2, 3, 4 सभी पर, अनुभवनात्मक अधिगम पर, डिजिटल अधिगम पर, वैज्ञानिक अधिगम पर और करके सीखना, ये सभी पर बल दिया गया था। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में सबसे पहले जो आया था वह 1968 ईस्वी में आया था। 1968 ईस्वी में आया, फिर दूसरी बार 1980 ईस्वी में आया और फिर उसके बाद 2020 में आया। मतलब अब की बार जो आया है वो तीसरे नंबर का राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तीसरे नंबर पर। और यह जो है 40 वर्षों के बाद आया। 1980 के बाद 2020 में आया है, तो समझ लीजिए 40 वर्षों के अंतराल के बाद आया है। और यह जो आया है इसरो के वैज्ञानिक अर्थात अध्यक्ष थे कस्तूरी रंगन, उन्हीं के देखरेख में तैयार किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और इसमें कहा गया था बच्चों के प्रति
कि इसमें जो विद्यालय में है रटंत विद्या को हटाया जाना चाहिए, कंसेप्ट पर ध्यान देना चाहिए। कंसेप्ट से बच्चे को सिखाएं ताकि बच्चे अधिक दिनों तक याद रखें, करके सिखाएं, डिजिटल के माध्यम से सिखाएं, है ना, अनुभव के माध्यम से सिखाएं, बाहरी दुनिया से कनेक्ट करें बच्चों को। किताबी नॉलेज के साथ साथ बाहरी दुनिया से बच्चों को जोड़कर चीज़ें को रिलेट करके बताएं, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। अगर बात करें एनसीपी की, तो एनसीपी के अध्यक्ष कौन हुए थे, तो अभी बताएं कस्तूरी रंगन हुए थे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको इसमें जो है केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जीडीपी का लगभग 6% हिस्सा इस पर व्यय करने पर जोर दिए और घोषणा किए थे कि जितना भी होगा जीडीपी उसका 6% हम इस पर खर्चा करेंगे, शिक्षा पर खर्चा करेंगे। तो ये भी याद रखिएगा। और इसी नीति में जो है मानव संसाधन मंत्री का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय भी कर दिया गया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया था कि बच्चों को शिक्षित करना है। इसी के तहत आंगनबाड़ी 5+3+3+4 की व्यवस्था लागू किया गया था। मैंने 5 3 3 4 5 वर्ष यानी 3 वर्ष तक बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी में रहेगा, और बाकी फिर 3 वर्ष के बाद फिर 1 क्लास में जाएगा, 2 क्लास में, उसी प्रकार से 3 4 5 11 12 तक पढ़ेगा। इसमें रखा गया था, तो ये आपको याद रखना होगा। सबसे याद है इसमें कि कब लाया गया था पहली बार, तो पहली बार 1968 ईस्वी में आया राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दूसरी बार 1980 में, और तीसरी बार 2020 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर में। 28 नंबर में कह रहा है विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो ये क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्यार्थियों को सिखाना इस प्रकार से कि अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 29 में कह निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो अधिगम को प्रभावित करते हैं आपका शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता और शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेदनात्मक स्वास्थ्य। ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि क्या तात्पर्य है? उनका कहना था कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाए। ये जियान पियाजे का कहना था। जियान पियाजे ने बच्चों से संबंधित कहता था कि बच्चे को सबसे पहले जो है विचार आता है, उसके बाद भाषा सीखता है। लेकिन इसके अपोजिट में जो खड़े थे लेव वाइगोस्की, उनका कहना था कि नहीं, बच्चों में सबसे पहले भाषा का विकास होता है, उसके बाद उसका विचार आता है, भाषा के बाद विचार आता है। तो ये सब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर के बाद हो जाएगा आपका 30 नंबर था ये पेडालॉजी। अब मैथ का क्वेश्चन आ जाएगा आपसे। आप मैथ इसको बनाने का प्रयास करेंगे। 31 नंबर का देख लीजिए, 31 नंबर का भी हो जाएगा, आपको बना के देख सकते हैं इसको। दक्षिण पूर्व हो जाएगा। चलिए 31 नंबर के बाद 32 नंबर में चलते हैं। 32 नंबर में देख लीजिए, करा एक लड़की की ओर इशारा करते हुए ए ने कहा कि वह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे की पत्नी है। तो वह लड़की ए से कैसी संबंधित है? उसका बहू है। इसमें देखिए 33 नंबर में आपको 2 जोड़ते जाना। पहले 5 जोड़िएगा, फिर 7 जोड़िएगा, फिर 7 2 9 जोड़िएगा, फिर 11 जोड़िएगा, फिर 11 2 13 जोड़िएगा। तो इसमें जोड़िएगा 9, तो इसमें आएगा 46, जबकि यहाँ 44 दिया है। तो ये गलत दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर। आप देख लीजिए यहाँ पर इसको लिखा गया है इस टाइप से और इसको लिखा गया है इस टाइप से। तो कह रहा है चेयर को कैसे लिखा था? देखिए यहाँ सी को कितना नंबर पर है? इधर से गिनिए 1 2, तो इधर से गिनिएगा 1 2 9 हो जाएगा, 9 से शुरू होगा। तो उसी प्रकार से आप मिला लेंगे। इसको मिलाने में आप लोग हैं जल्दी प्रकार से मिला लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए, ए है, बी है, सी है, तो क्या शुरू होगा? डी से। फिर जेड है, जेड में घटाया, वाई में घटाया, फिर ए घटाएंगे तो 23 हो जाएगा, और फिर पी क्यू आर एस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये मैथ वाला है, मैथ आप लोग बनाएंगे 35 का। 36 नंबर का है, तो 36 नंबर का बी हो जाएगा आपका। 37 नंबर में चलते हैं। 37 नंबर का हो जाएगा बी। देखिए 38 नंबर का देख लीजिए, डी हो जाएगा इसका आंसर। 39 नंबर में इसको क्या करेंगे? 7 13 7 को जोड़ देंगे,
और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 5, ये वाला निकल के आएगा। फिर 13 और 7 को जोड़ेंगे और उसके बाद इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आके निकल के 4 आ जाएगा, यानी इसमें 1 का अंतर है। फिर उसी प्रकार से यहाँ रखेंगे, अगर यहाँ 9 रखते हैं, 9 9 18, 18 में से 6 से भागा देंगे तो 3 आ जाएगा। देखिए 3 का अंतर है, ये 4 बचा, 5 बचा, 3 बचा, तो इसका 1 का अंतर होना चाहिए, तो यहाँ 9 हो जाएगा। 39 नंबर के बाद 40 नंबर में चलते हैं हम लोग। देखिए बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए देखिए 40 नंबर भी मैथ से ही संबंधित है, आप लोग बनाने की प्रयास कीजिएगा इसको। एक शहर की जनसंख्या इतना है, आप लोग बना सकते हैं 40 का। 40 का आंसर आपका सी आ जाएगा। 41 नंबर में चलिए, 41 नंबर आपका जीके से संबंधित है। कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड यानी चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये क्यूबा का कहा जाता है। 41 नंबर का ये हो जाता है। क्यूबा में कम्युनिस्ट का लंबी अवधि से शासन रहा। क्यूबा एक देश है, इसमें कम्युनिस्ट सरकार रही, बहुत लंबे दिनों तक शासन किया। उसके बाद अक्टूबर 1962 ईस्वी में सूबा संकट यूएसए की ओर और रूस के बीच जो है विवाद का कारण बन गया। इसी की वजह से अगर भारत में चीनी का सबसे अधिक मील पूछा जाए तो महाराष्ट्र में, गन्ना का अधिकतम उत्पादन अगर भारत में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए जान लीजिए कि चीनी का कटोरा कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो क्यूबा होगा। भारत में चीनी का सबसे अधिक मीलें पूछे तो महाराष्ट्र में है। चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ना की जन्मभूमि भारत को माना जाता है क्योंकि गन्ना सबसे पहले उत्पादन हुआ था भारत में। चीनी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है और चीनी उद्योग कृषि पर आधारित एक स्थानीय कच्चा माल पर आधारित उद्योग भी है, इसलिए इसको याद रखना है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। डीसीएम ट्रॉफी, रोहर्स कप, डीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी ट्रॉफी, मेरडेका कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 43 नंबर में। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन नंबर डी, समान वायुमंडलीय दाब रेखा को समदाब रेखा कहा जाता है। समोच्च रेखा, तो समोच्च रेखा भी होता है समान ऊंचाई वाले स्थान को कहा जाता है समोच्च रेखा। वही समताप रेखा किसको कहा जाता है? तो मानचित्र पर समान तापमान को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहा जाता है। फिर पूछ देता है समान आर्द्रता, तो मानचित्र पर समान आर्द्रता को मिलाने वाली रेखा को समान आर्द्रता क्षेत्र कहा जाता है। समवर्षा के बारे में भी पूछ देता है, समान वर्षा जहाँ पर होती है उसको जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा या समान वर्षा रेखा कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 में, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में जाकर के समाहित हो जाती है, मतलब लुप्त हो जाती है? तो ये लूनी नदी है। लूनी नदी गुजरात में बहती है। लूनी नदी अजमेर जिला में भी स्थित है और नागा पहाड़ी से निकलती है। याद रखिएगा ये अजमेर में है, माफ कीजिएगा, अजमेर में है और ये नागा पहाड़ी से निकलकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी की लंबाई की बात करें तो ये बहुत कम लंबा है, 320 किलोमीटर है। लूनी नदी में लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसका पानी खारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर बात करें तो होता है CaSO4 नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उसी प्रकार से इसमें पूछ देता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3 10H2A होता है। पोटास का भी पूछ देता है K2SO4 Al2SO4 3 24H2O होता है। टेबल साथ खाने वाला नमक का पूछ देता है तो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl जिसको कहते हैं NaCl। और वही कह देता है कैल्शियम कार्बोनेट का तो CaCO3, ये सभी याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर के बाद 46 नंबर में चलते हैं। डैश में आंखों के लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है तो सिलियरली बॉडी करता है। ऑप्शन नंबर डी, ये आंखों से संबंधित है। रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो ये दिया था आपका ऑस्ट्रम और टेलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 के बाद
वही अगर हम बात करें इसमें और भी नारा देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया था, कहाँ गया है? ऑस्ट्रम और टेलर ने ही कहा था कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया था, उसी को कहा जाता है कि षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? तो ऑस्ट्रम और टेलर ने। इनका विचार था, अगर लॉरेंस की बात करें तो लॉरेंस और सीले के अनुसार इसने कहा था कि 1857 की विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, जबकि जॉन सीले का मानना था 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और अस्थायी सैनिक विद्रोह था, जिसमें ना कोई नेतृत्व करने वाला था, ना ही इसका सर्वसाधारण कोई समर्थक प्राप्त था। टी आर होम्स की बात करें, टी आर होम्स के बारे में देखिए यहाँ दिया हुआ है। टी आर होम्स कहा था कि 1857 की क्रांति जो है यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। अर्थात इनका कहना था टी आर होम्स का कि अंग्रेजों ने भारत को सभ्य बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने विद्रोह कर दिया। ये सब है अंग्रेजों का चाल था, वैसी कुछ बात नहीं है। इनका मूल मोटिव था कि भारत को अपने आप में अपने भाइयों में लड़ा कर रखना और राज्य करना, फूट डालो राज करो की नीति इनका चलता था। वही एक डिजरेली के बारे में पूछ देता है। डिजरेली ने 1857 के विद्रोह को जो है राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर में, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो विरोध किया था एनजी रंगा ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। जब महात्मा गांधी चंपारण गए थे तो वहाँ उनकी मुलाकात रविन्द्रनाथ टैगोर से हुए थे, तो उन्होंने कहा वाह आप तो महात्मा हैं, आपने सभी काम अच्छे से कर दिया। तो महात्मा की उपाधि गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगर बात करें चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को बुलाने का प्रयास किसने किया? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जो था चंपारण सत्याग्रह था, और चंपारण सत्याग्रह के समय में बिहार का उपराज्यपाल जो था एडवर्ड गेट था। और चंपारण कृषि जो सत्याग्रह हुआ था उसकी जांच के लिए एक एफजी सलाई के नेतृत्व में एक अध्यक्ष गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर में, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो ऑप्शन नंबर है हीलालाल समरिया। देश के सबसे पहले सूचना आयुक्त की बात करें तो बजाहत हबीबुल्ला थे। हमारे देश की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो दीपक सिंधु थी। ये दीपक सिंधु महिला में। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की बात करें तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 50 नंबर का अंतिम क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि क्षति का मुख्य कारण क्या है? यानी पंजाब में भूमि का क्षति होता है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है कि अति सिंचाई वहाँ होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य अधिक सिंचाई भूमि के कारण जो है निम्न करणीय होते जा रही है। अति सिंचाई से मिट्टी में लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से मिट्टी दिवस भी पूछ जाता है कि विश्व मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मिट्टी दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका 50 नंबर का क्वेश्चन सही हुआ है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर इसमें कितना आ रहा था। आप वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स खाली है आपके लिए, हम इंतज़ार करते रहते हैं कि कब कमेंट करेंगे। तो फिर ऐसे ही सेट के साथ फिर अगले हम चौथे नंबर सेट में मिलेंगे, जो प्रैक्टिस सेट होगा, ना कि आपका प्रीवियस ईयर्स का। प्रीवियस ईयर्स का हम पहले बता चुके हैं। और दूसरी बात, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, कुछ बेनिफिट होता है, तो कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी इसमें हम डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले सूचनाओं के साथ अगले सेट में चौथे नंबर में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।